प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनजातीय विकास के लिए किस प्रकार की कल्याण योजनाएं या वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई हैं और किस प्रकार से उनको चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इनके कल्याण के लिए विशिष्ट कार्य किए गए हैं। इनके कल्याण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 19.93 करोड़, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 42.92 करोड़, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 50.53 करोड़, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 75 करोड़, पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1102 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पांचवी योजना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए नई रणनीति अपनाई गई। जिन क्षेत्रों में 50% या इससे अधिक जनजातियां रहती हैं, उन्हें अलग दर्जा देकर उनके लिए अलग से उप योजनाएं तैयार करने की बात कही गई। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजाति उप योजनाएं प्रारंभ की गईं। इन उप योजनाओं का उद्देश्य जनजाति और गैर जनजाति क्षेत्र के विकास की दूरी को कम करना और जनजातीय लोगों के जीवन में सुधार लाना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनजातियों का सभी प्रकार का शोषण समाप्त करने, विशेष रूप से भूमि, साहूकारी, कृषि और वन उपज में होने वाले शोषण को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। इन उप योजनाओं के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा वित्त या धन दिया जाता है। पांचवी योजना में विशेष केंद्रीय सहायता 120 करोड़ रुपए की दी गई। पांचवी योजना में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अलग से धनराशि निश्चित करने की योजना आरंभ की गई। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुछ खास क्षेत्रों में रहती है, इसलिए इनके लिए जनजातीय उप योजनाएं बनाई गईं। देश के 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या के 63% भाग के लिए ये उप योजनाएं बनाई गई थीं, जिसे 184 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया। पांचवी योजना में इन परियोजनाओं पर 644 करोड़ रुपए परिव्यय किए गए। छठी योजना में इनका विस्तार करके 75% जनजातीय जनसंख्या को इन परियोजनाओं के अंतर्गत लाने का प्रावधान किया गया। छठी योजना में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई। आदिम जनजातियों के लिए परियोजना रिपोर्ट और कार्यक्रम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। छठी योजना में जनजातीय कल्याण पर 5,535 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय कल्याण पर कुल 19.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहीं छठी पंचवर्षीय योजना में 5,535 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 1990 के बीच में है। इस योजना में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु केंद्र द्वारा 7,072.63 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन राज्यों में जहां जनजातियों की बहुलता है, जनजातीय उप योजना के अंतर्गत 30 लाख परिवारों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया। जनजातीय क्षेत्रों से कृषिगत बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाने के लिए प्रयत्न किए गए। लगभग 2 लाख जनजातीय परिवार, जो कि 5,000 वन प्रदेशों में स्थित गांवों में निवास करते हैं, उनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं है जिसे वे जोतते हैं। उन्हें विकास की सुविधा देने के प्रयत्न किए गए। जनजातीय स्त्रियों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी गई तथा महिला समितियां स्थापित की गईं। उनकी शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किए गए। तो अब आते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना पे, जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु 5,635 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। इस योजना काल में अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 में जनजातीय कल्याण पर 15,965 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में जनजातीय लोगों की विभिन्न अनसुलझी समस्याओं को निपटाने के लिए जनजातियों के एकीकृत विकास के द्वारा उनके सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी, जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों की जिम्मेदारियां उपयुक्त उत्तरदायित्व के साथ निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा सरकार द्वारा कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन से योजना कार्यक्रम हैं
कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन से प्लान प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने इनके लिए शुरू किए हैं। सबसे पहले प्रशिक्षण एवं शिक्षण व पथ प्रदर्शन केंद्र। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को रोजगार में सहायता देने के लिए 2 कार्यक्रम परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर्स तथा शिक्षण व पथ प्रदर्शन केंद्र कोचिंग कम गाइडेंस सेंटर्स प्रारंभ किए गए हैं। इन लोगों का नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़े, इस उद्देश्य से वर्तमान में 101 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। इलाहाबाद और तिरुचिरापल्ली में इंजीनियरिंग सेवाओं की परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों में आत्मविश्वास पैदा करने एवं साक्षात्कार संबंधी ज्ञान देने के लिए दिल्ली, कानपुर, जबलपुर और चेन्नई में शिक्षण एवं पथ प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह योजना 4थी पंचवर्षीय योजना अवधि से चल रही है। ये थी प्रशिक्षण और शिक्षण पथ प्रदर्शन केंद्र। इसके बाद सरकार ने छात्रवृत्तियों के संदर्भ में बताना चाहूँगी कि अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। मैट्रिक से ऊपर की कक्षाओं के लड़कों के लिए 1,000 रुपये और लड़कियों के लिए 1,200 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। जहां 1948-49 में मैट्रिक से ऊपर की कक्षाओं के लिए अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के 89 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं, वहां ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऐसी छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 2002-03 में 6.30 लाख हो गई, 6.30 लाख। इसके बाद आते हैं छात्रावासों पे। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, वहां नए बालिका छात्रावास बनाए जाते हैं। बालिकाओं के लिए छात्रावास कार्यक्रम 3री पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त कर रही जनजातीय बालिकाओं को आवास सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत राज्यों को छात्रावासों की निर्माण लागत का 50% और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% राशि केंद्रीय सहायता के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार से सन 1989-90 से ही जनजाति छात्रों के लिए बालक छात्रावास भी बनाए गए हैं। वर्ष 2002-03 में बालकों के 133 एवं बालिकाओं के 45 छात्रावासों के निर्माण के लिए 13.50 करोड़ रुपए राशि जारी की गई। इसके अलावा हम एक और स्कीम की बात करेंगे, वह है बुक बैंक कार्यक्रम। विद्यार्थियों को सुविधा हेतु वर्ष 1978-79 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। मेडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु शुरू किए गए इस कार्यक्रम में वर्ष 91-92 से कृषि, पशु चिकित्सा और अन्य टेक्निकल पाठ्यक्रमों को भी शामिल कर लिया गया। अब हम बात करेंगे जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 1990-91 से ही आश्रम स्कूल की योजना स्टार्ट की गई है। इसमें 50% खर्च केंद्र सरकार देती है तथा 50% राज्य सरकारें देती हैं। वर्ष 2001-02 में 135 आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 9.50 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके आगे देखते हैं जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। जनजातीय युवकों को विघटनकारी गतिविधियों से रोकने एवं उन्हें रोजगार के अवसर देने के लिए 1992-93 से केंद्र ने जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना प्रारंभ की। वर्तमान में ऐसे 34 केंद्र कार्यरत हैं। अब देखते हैं कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा की योजना को। 1993-94 से उन क्षेत्रों में प्रारंभ की गई ये योजना जहां स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 2 से भी कम है। यह योजना 8 राज्यों के 48 जिलों में शुरू की गई। जुलाई 98 में किए गए संशोधन के उपरांत अब यह योजना 14 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के 10% से कम साक्षरता वाले 134 जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। ये योजना स्वयंसेवी संगठनों एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। इसके बाद आते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की योजना। जिन पहाड़ी क्षेत्रों में जनजाति के लोग रहते हैं उनके विकास हेतु ये योजना केंद्र द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत पुल व सड़कों का निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादन के प्लांट लगाए गए हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थाएं। इस समय देश में जनजातियों संबंधी अनुसंधान
करने के लिए अनेक अनुसंधान केंद्र हैं। इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक 30 सदस्यीय केंद्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद अनुसंधान संस्थाओं के नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। वर्तमान में देश में ऐसे 14 अनुसंधान संस्थान हैं। अगला प्रयास है विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां। सन 1955 से ही विदेशों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों व जनजातियों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातियों के 6 छात्रों को दी जाती है। इसके आगे जो प्रयास है वह है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्तीय विकास निगम। अप्रैल 2001 में भारत सरकार ने पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन किया है। निगम प्रति इकाई 10 लाख रुपए तक की लागत वाली आय उत्पन्न करने वाली योजनाओं हेतु अनुसूचित जनजातियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। आगे देखते हैं ग्रामीण अनाज बैंक योजना। वर्ष 96-97 में केंद्रीय क्षेत्र की जनजातीय ग्रामीण अनाज बैंक योजना शुरू की गई। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों में पोषण स्तर को गिरने से बचाने के लिए इन अनाज बैंकों का प्रावधान किया गया। अब तक देश में 1195 अनाज बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। 1195 अनाज बैंक। इसके बाद हम आते हैं सहकारी समितियों पर, कोऑपरेटिव्स। जनजातीय लोगों का शोषण रोकने के लिए सरकार की मदद से जनजातीय क्षेत्रों में वन श्रम, बहुउद्देशीय श्रम ठेका एवं निर्माण क्रय विक्रय तथा साख सहकारी समितियों की व्यापक मात्रा में स्थापना की गई है, जो कि सही दिशा में एक कदम है। इस संदर्भ में सरकार ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना की है। TRIFED ट्राइफेड, जो फसलों को बेचने एवं भंडारण में मदद करती है तथा मंदी आने पर उत्पादकों को सरकार से आर्थिक सहायता दिलवाती है। और इसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89 संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 के तुरंत बाद 338 क जोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय इस आयोग का प्रमुख कार्य है अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। इसके बाद कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स या राज्य क्षेत्र में लागू की गई हैं। तो आइए हम देखते हैं राज्य क्षेत्र की योजनाएं या स्टेट सेक्टर स्कीम्स क्या हैं। इन केंद्रीय योजनाओं में अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा भी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क शिक्षा, जिसमें मैट्रिक पूर्व की छात्रवृत्तियां और स्थायी फंड आता है। ट्यूशन तथा परीक्षा शुल्क में छूट, शिक्षा संबंधी उपकरणों की व्यवस्था, दोपहर को भोजन की व्यवस्था, आश्रम स्कूलों की व्यवस्था, स्कूल भवनों एवं छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान। दूसरा है आर्थिक विकास। इसमें क्या क्या आता है? वह है भूमि तथा सिंचाई की व्यवस्था, बैल कृषि उपकरण, खाद तथा बीज की आपूर्ति, कुटीर उद्योगों का विकास, संचार व्यवस्था का विकास, सहकारिता, स्थानांतरित कृषि करने वालों को बसाना, मुर्गियां, भेड़ बकरियां और सूअर देना। ये 6 प्रयास हमने देखा आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए है। और तीसरे स्तर पे हैं स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाएं, जो कि 5 हैं, जिसमें चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल योजनाएं, मकान तथा मकान बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था, कानूनी सहायता, राज्य की गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान, ये सब शामिल है। अगली वीडियो में हम जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु जितने भी सुझाव दिए गए हैं विद्वानों द्वारा, उन पर परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।